Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 30th of October 2022. तो गाइज आज है तारीख 30 अक्टूबर 2022 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कीनिया को। ये दोबारा न्यूज़ में आया है तो इसको अच्छे से मैप में देखना, देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2008 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, क्या बोलता है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज माल्टा लोकेटेड। नीचे ऑप्शन में आपको अलग अलग सी के नाम दिए गए हैं, बताना यह है कि कौन से सी में माल्टा स्थित है। ऑप्शन ए बाल्टिक सी, ऑप्शन बी मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी ब्लैक सी या फिर ऑप्शन डी नॉर्थ सी। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। थंबनेल में मैंने मेंशन कर रखा है डर्टी बॉम्ब के बारे में। डर्टी बॉम्ब क्या है और रशिया उससे क्यों डरा। तो आप सोच रहे होंगे रशिया डरा डर्टी बॉम्ब से, कोई आर्टिकल वगैरह आया था क्या? बहुत सारे आर्टिकल्स इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर पब्लिश हुए हैं। क्या निकल कर आती है न्यूज़ यहाँ पर यह है कि हाल ही में रशिया जो है ना वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, दैट इज़ यूएनएससी के अंदर पहुंचता है और अपनी चिंता व्यक्त करता है। क्या चिंता? कि कहीं ना कहीं यूक्रेन जो है वो प्लानिंग कर रहा है कि रशिया के ऊपर डर्टी बॉम्ब से अटैक कर सकता है। तो इससे यहाँ पर रशिया को बहुत ज़्यादा चिंता है इस चीज़ को लेकर, जिस वजह से यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रिसेंटली रशिया पहुँचता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इस वजह से जो डर्टी बॉम्ब वाला टर्म है ना ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। तो सबसे पहला सवाल यही आता है कि सर आखिरकार डर्टी बॉम्ब होते क्या हैं। देखो डर्टी बॉम्ब अगर मैं बिल्कुल रॉ भाषा में बोलूँ, यानी सिंपल भाषा में, तो यहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। रेडियो एक्टिव मटेरियल जो बहुत खतरनाक होता है, जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए जाते हैं। आपने पता होगा यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनाए जाते हैं। तो यूरेनियम का भी इस्तेमाल हो सकता है और साथ ही साथ ये तो थोड़ा हाई क्वालिटी का रेडियो एक्टिव मटेरियल हो गया। इससे लो ग्रेड वाले यूरेनियम या फिर इससे लो ग्रेड वाले जो रेडियो एक्टिव मटेरियल हैं उसका इस्तेमाल भी किया जाता है। हाई क्वालिटी का जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है जैसे यूरेनियम, इसका बहुत कम ही यूज़ होता है। ज़्यादातर जो लो क्वालिटी वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है डर्टी बॉम्ब्स के अंदर। तो डर्टी बॉम्ब बेसिकली आप कह सकते हो एक तरीका बनाने का है, एक डिवाइस, एक डिस्पर्शन डिवाइस है, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा बैग बना दिया, उस बैग के अंदर इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को भर दिया और जहाँ पर भी अटैक करना है उस बैग को उठाकर वहाँ पर फेंक दिया, उस बैग से डायरेक्टली अटैक कर दिया। ये बिल्कुल सिंपल भाषा मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि आखिरकार डर्टी बॉम्ब होता क्या है। लेकिन इसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल ज़रूर से भरा जाता है। तो सवाल यह है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन कौन सा हो सकता है। एक तो यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर लो ग्रेड वाले मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। लो ग्रेड मटेरियल जैसे कि ज़्यादातर डर्टी बॉम्ब्स के अंदर सेजम का इस्तेमाल होता है, सेजम 137। इसके साथ साथ दूसरे रेडियो एक्टिव मटेरियल का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़्यादातर यूरेनियम या सेजम। ठीक है ना। एक और इंपॉर्टेंट बात यह आती है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि आपके पास में एक हाई क्वालिटी का रेडियो एक्टिव मटेरियल ही हो। आप लो क्वालिटी वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल से भी काम चला सकते हो। जैसे कि एक हाई क्वालिटी का होता है जिससे न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाए जा रहे हैं, लेकिन रेडियो एक्टिव मटेरियल आपको हॉस्पिटल में भी मिल जाएगा, न्यूक्लियर पावर स्टेशन पर भी मिल जाएंगे, रिसर्च लैबोरेटरीज में भी मिल जाएंगे। तो जो लो क्वालिटी वाले रेडियो एक्टिव मटेरियल्स है वो इन सभी जगह से निकाले जा सकते हैं और इनका इस्तेमाल डर्टी बॉम्ब्स के अंदर किया जा सकता है। सिंपल बात हो गई। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें से चिंता वाली बात क्या है, दिक्कत वाली बात क्या है। दिक्कत वाली बात यहाँ पर यह है कि इसका इम्पैक्ट एक डिजास्टरस हो सकता है।
देखो एक अच्छी बात यहाँ पर ये भी है, अगर हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब और डर्टी बॉम्ब को कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। न्यूक्लियर बॉम्ब जो कि बहुत बड़े डिजास्टर को क्रिएट कर सकता है एकदम से, जैसे हिरोशिमा नागासाकी में हुआ था, लेकिन जो डर्टी बॉम्ब्स होते हैं वो इतने बड़े एरिया को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। डर्टी बॉम्ब बहुत लिमिटेड होते हैं, है ना, बहुत लिमिटेड वे में यहाँ पे ये अटैक करते हैं। तो सपोज यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एरिया पे डर्टी बॉम्ब को फेंका गया, तो उससे यहाँ पर क्या होगा, अगर लोगों को पता है इसके बारे में कि हाँ डर्टी बॉम्ब का अटैक हुआ है, तो लोग वहाँ से भाग सकते हैं, टाइम से पहले भाग कर यहाँ पर अपनी जान को बचा सकते हैं। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि एक तरफ चलो लोगों ने भाग लिया और उससे यहाँ पर बच गए, उनको सिर्फ रेडिएशन से बचना है, लेकिन एक दूसरा केस यहाँ पर यह आता है कि सपोज ये जो रेडियो एक्टिव डस्ट है ना, वो लोगों की भीड़ के पास गिरा, वो बॉम्ब लोगों की भीड़ के अंदर गिरा और उससे वो डस्ट निकला, वो स्मोक निकली और लोगों ने उसको इनहेल कर लिया। दिक्कत वाली बात यह है कि आप उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन को ना ही देख सकते हो, ना ही सूंघ सकते हो, ना ही फील कर सकते हो और ना ही टेस्ट कर सकते हो। जब ये सारी बातें पता ही नहीं चलेंगी तो आपकी भीड़ में अगर आकर गिर भी जाए ये बॉम्ब, तो ये एकदम से रेडिएशन फैला देगा और वो रेडिएशन आपके बॉडी के अंदर पहुंचेगी, क्योंकि आप इसको सूंघ लोगे, आपको पता चलेगा नहीं। तो इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि लोगों का जो हेल्थ है वो पूरी तरह से डैमेज होता हुआ नजर आएगा। ये एक और चिंता वाली बात है। और सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो है इकोनॉमिक डैमेज, क्योंकि जब भी डर्टी बॉम्ब गिरता है तो एक बहुत बड़े एरिया को खाली करना पड़ता है, अर्बन एरियाज़ को पूरी तरह से इवैक्यूएट करना पड़ता है, उस शहर को पूरी तरह से त्याग देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल का एक दिक्कत, एक चिंता बना हुआ होता है, उस रेडिएशन की एक चिंता बनी हुई होती है। तो बेसिकली यहाँ पर ये कुछ कंसर्न्स हैं, कुछ यहाँ पर चिंताएं दिखाई गई हैं रशिया के थ्रू इस पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव इस डर्टी बॉम्ब्स को लेकर। और डर्टी बॉम्ब्स के अंदर ही इन मटेरियल्स का इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बताया। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन, सब कुछ क्लियर है, डर्टी बॉम्ब क्या होते हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं। चलो फिर आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर। अगला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलता है। यहाँ पे बात की गई है काला नमक राइस के बारे में। तो काला नमक राइस जो है ना, ये न्यूज़ में आ चुका है और ये पहले भी न्यूज़ में था, डिस्कस करेंगे डिटेल से। पहले समझ लेते हैं ये है क्या। इसको हम लोग बुद्धा राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धा राइस। समझेंगे क्यों बोलते हैं। तो काला नमक राइस बेसिकली यहाँ पर एक बहुत पुराने ज़माने की हमारे पास में वैरायटी है चावल की। चावल की ही एक वैरायटी है ये, बहुत पुराने ज़माने की। और पता है इसमें जो यहाँ पे ऊपर भूसी बनकर आती है ना, वो ब्लैक कलर की होती है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार होता है ये वाला चावल। और इसको हम लोग बुद्धा राइस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि लॉर्ड बुद्धा ने, यानी लॉर्ड बुद्धा जी ने यहाँ पर ये गिफ्ट दिया था टू द पीपल ऑफ श्रावस्ती। श्रावस्ती के लोगों को यहाँ पर आप कह सकते हो ये जो चावल है ना, ये गिफ्ट दिया था जब वो उस पर्टिकुलर रीजन को विजिट करे थे। बुद्धा जी श्रावस्ती वाले रीजन को विजिट करें तो ये वाला चावल उनको गिफ्ट दिया और ये वाले चावल फिर लोगों ने उगाए। इसको इसी वजह से हम लोग बुद्धा राइस के भी नाम से जानते हैं और इसको हम लोग काला नमक राइस के नाम से जानते ही हैं। ये तो नॉर्मल इसका नाम है, ठीक है ना। बाकी ये कितने एरिया में उगाया जाता है, तो अभी के टाइम पर 11 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये चावल उगाया जाता है। वो 11 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से हैं? तो बेसिकली वो आपको तेराई रीजन में देखने को मिलेगा। तेराई रीजन यानी कि उत्तर प्रदेश और जो नेपाल का बॉर्डर है ना, उस पर्टिकुलर रीजन में आपको ज़्यादातर उगाया जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बेसिकली मैंने आपको बता दिया उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर वाले एरिया में जहाँ पे इसको उगाया जाता है। अभी पता है दिक्कत क्यों आ रही है, मतलब न्यूज़ में ये क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। जो हमारी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, इन्होंने यहाँ पर ये देखा कि इस चावल में एक दिक्कत निकल कर आ रही है। दिक्कत क्या है कि जैसे जैसे यहाँ पर इस चावल की फसल बढ़ती है, ये ऊपर से बहुत हैवी हो जाता है। ऊपर से देखो, नीचे से चावल की फसल ऐसे बढ़ी, ये ऊपर से हो गया हैवी बहुत ज़्यादा। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाता है, हैवी हो जाता है। अब हैवी होने के बाद में ये नीचे गिर जाता है और कभी कभी यहाँ पर ये इतना नीचे गिर जाता है कि अपनी जड़ से टूट जाता है, जहाँ पे फसल डैमेज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसी का ही यहाँ पर एक उपाय निकाला है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यहाँ पर क्या किया, सक्सेसफुली 2 ड्वार्फ वेराइटीज़ को डेवलप कर लिया है। यानी कि काला नमक राइस की ही 2 अलग नई वैरायटी बना दी गई हैं। वो ड्वार्फ वैरायटी, ड्वार्फ मतलब जो बोना होता है ना, तो छोटी छोटी वैरायटी होगी, वो ज़्यादा लंबे पौधे नहीं होंगे। ज़्यादा लंबी फसल होगी, ऊपर से भारी हो जाएगी, नीचे गिरेगी, टूट जाएगी। लेकिन जब वो छोटी होगी ना, खुद साइज़ में यहाँ पर बोनी होगी वो फसल, तो वो ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो उसका टूटने के चांसेस नहीं होंगे। तो इसकी काला नमक राइस की 2 अलग ड्वार्फ वैरायटीज़ को यहाँ पर डेवलप कर लिया गया है। अब दोनों ड्वार्फ वैरायटीज़ के नाम क्या क्या हैं? एक का नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1638 और दूसरे का नाम है पूसा नरेंद्र काला नमक 1652।
ये दो वेराइटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, नाम ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि नरेंद्र नाम रखा गया है कि कैसे नाम रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है ना, आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जहाँ पर ये सारा काम किया गया। तो बेसिकली इसी यूनिवर्सिटी के नाम के ऊपर इन दोनों चावल की वैरायटीज़ के नाम रखे गए हैं। क्लियर हो गई इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। तो ये जो इसको हम लोग बोलते हैं बुद्धा राइस भी बोलते हैं, काला नमक राइस भी बोला जाता है, कौन से रीजन में उगाया जाता है ये आपने समझा। लेकिन अभी भी कुछ रेलिवेंट फैक्चुअल पॉइंट्स बाकी हैं जो कि आपको पढ़ने होंगे प्रीलिम्स के लिए। आओ समझते हैं। काला नमक बेसिकली जो राइस है ना, ये पुराने ज़माने में ग्रो किया जाता था और अभी भी यहाँ पर ग्रो किया जाता है। और ख़ास बात यह है कि इसके अंदर आपको किसी फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती। वैसे नॉर्मल अगर आपको फसल उगानी है तो उसमें खाद चाहिए उसकी फसल को बढ़ावा देने के लिए, है ना। वहाँ पे पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई जो कीटाणु होते हैं उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड की आवश्यकता होती है, लेकिन इसमें कीटाणु लगते ही नहीं है। तो आप कह सकते हो ये बहुत ज़्यादा अच्छा क्वालिटी वाला फसल है और इसको हम लोग एक ऑर्गेनिक कल्टीवेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल मान सकते हैं। यानी जब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं ना, तो उसमें ये बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, कोई केमिकल नहीं चाहिए, अपने आप नेचुरली ग्रो करेगा। दूसरा बात यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि इसके अंदर आप देखोगे तो एक अच्छी बात यह भी है कि ज़्यादा कोई बीमारी नहीं लगती है। वैसे जो मामूली चावल की फसलें होती है ना, उसमें बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जैसे पेनिकल ब्लास्ट हो गया, स्टेम रॉट हो गया, ब्राउन स्पॉट हो गया, तो ये अलग अलग प्रकार की डिजीज़ हो जाती हैं। लेकिन बेसिकली आप देखोगे काला नमक राइस के अंदर, तो काला नमक राइस बेसिकली इन डिजीज़ से रेजिस्टेंट है, यानी कि ये डिजीज़ बेसिकली उस काला नमक राइस का कुछ भी नहीं कर सकती, इसका इन बीमारियों का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन उसके बाद में एक अच्छी बात यह भी है, ड्राफ्ट टॉलरेंट है। मान लो कहीं पर सूखा पड़ गया, अब आपको पता है चावल की फसल में पानी की कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, बहुत भरकर पानी लगता है उसके अंदर, और सपोज़ कहीं पर सूखा पड़ गया तो पानी बहुत कम मिल रहा है, तो कैसे उगाया जाएगा चावल। तो उसके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, वो है काला नमक राइस। इसके अंदर क्वालिटी या कैपेबिलिटी आप कह सकते हो ये भी है कि ये सूखे वाले रीजन में भी ग्रो कर सकता है, सूखे वाले रीजन में जहाँ पर बारिश वगैरह इतनी प्रॉपर हुई नहीं है, क्योंकि इसके अंदर पानी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, पानी बहुत कम चाहिए इसको ग्रो करने के लिए। बाकी जो बासमती राइस होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है उसको ग्रो करने के लिए। क्लियर होगी। अब उसके बाद मैंने आपको बताया ये तेराई बेल्ट के अंदर ग्रो होता है, यानी उत्तर प्रदेश और नेपाल वाला जो बॉर्डर वाला रीजन है ना, वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं एरियाज़ के अंदर ये ग्रो करता है, जैसे सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, उसके बाद महाराजगंज, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, ये कुछ एरियाज़ है जहाँ पर ये चावल उगाया जाता है। इसको हम लोग बुद्धा का प्रसाद के नाम से भी जानते हैं, सॉरी बुद्धा का महाप्रसाद के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये लॉर्ड बुद्धा का गिफ्ट था श्रावस्ती के लोगों को। फिर उसके बाद में इस चावल को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया गया, ठीक है ना। बाकी इस चावल को प्रमोट करने के लिए सरकार ने बहुत सारे अलग अलग एफर्ट्स भी लगा रखे हैं, उन एफर्ट्स के बारे में जान लो। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है ना, इन्होंने काला नमक राइस को प्रमोट किया है अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर में। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंदर आपको पता है ना क्या हमारा टारगेट है। हमारा टारगेट ये है कि जैसे हमारे देश भर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक क्वालिटी है, उनके पास में एक चीज़ को लेकर क्षमता है, उसी चीज़ को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं ताकि उस डिस्ट्रिक्ट का बहुत अच्छे से हम लोग वेलफेयर कर सकें, वहाँ के लोगों को सपोर्ट कर सकें। तो सपोज़ जो कि मैंने अभी आपको डिस्ट्रिक्ट बताए थे जहाँ पे काला नमक राइस को ग्रो किया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला गया, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, काला नमक राइस को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है, और इसके लिए 12 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्चे भी गए हैं ताकि हम इस राइस को पूरी तरह से प्रमोट कर सकें। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपीडा की मदद से, अपीडा क्या है, एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि फूड को एक्सपोर्ट करने में मदद करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो अपीडा की मदद से बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव उठाए ताकि हम लोग काला नमक राइस को प्रमोट कर सकें और ज़्यादा, और उसको एक्सपोर्ट कर सकें। हमारी जो राज्य सरकार है वो भी इसको लेकर काम कर रही है, काला नमक राइस के कल्टीवेशन को प्रमोट कर रही है ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत। तो ये अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं ताकि हम इस राइस को पूरी तरह से प्रमोट कर सकें। तो ये था पर्टिकुलर आर्टिकल। आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है बुद्धा राइस क्या है या काला नमक राइस क्या है। अब ये थोड़ा सा छोटा हो गया है और ज़्यादा मजबूत हो गया है, तो अब ज़्यादा बड़ा होकर गिरेगा नहीं है नीचे, ठीक है ना। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। देखो आगे बढ़ने से पहले यार एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मेक श्योर करना कि वीडियो पे लाइक का बटन प्रेस कर दो। एक छोटा सा टारगेट रखा है हमने 5K प्लस लाइक्स का, जो कि हमेशा रखते हैं। तो मेक श्योर करो, बटन को प्रेस करो, वीडियो को लाइक करो, सपोर्ट करो, और साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये वाला प्रोफाइल मिलेगा। यहाँ पे आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट भी कर पाओगे।
और एक बात और बता दूं, देखो आज का जो वीडियो है ना थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि आज मॉर्निंग में द हिंदू का जो न्यूज़पेपर है वही बहुत लेट आया है। मतलब पूरे 5 बज गए थे, मैं इंतज़ार कर रहा था 3:30 बजे से, फिर उसके बाद 4, फिर 4:30, फिर 5 बज गए थे पूरे पूरे इस न्यूज़पेपर को आते आते। तो यार ऑब्वियस ही बात है, पढ़ना भी पड़ता है, फिर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को रिसर्च करके कलेक्ट भी करना पड़ता है, फिर उसको इंसर्ट करना पड़ता है पीडीएफ के अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो थोड़ा सा यार यहाँ पे टाइम लग गया, तो इस वजह से थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है। लेकिन यहाँ पे पूरी क्वालिटी देने का काम मेरा है, मैं यहाँ पर हर चीज़ को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर सेशन थोड़ा सा लेट हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप बस खाली चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम निकाल के यार पढ़ लेना, एक थोड़ा सा आप यहाँ पर आज कोऑपरेट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखो रिसेंटली एक डिजीज़ चर्चा में थी, लंपी स्किन डिजीज़, है ना। इसके बारे में मैंने आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल से पढ़ा रखी है। लेकिन अब यहाँ पे लंपी स्किन डिजीज़ के साथ साथ एक और डिजीज़ चर्चा में है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टिटिस। क्या बोलते हैं? मास्टिटिस। इस वाली कंडीशन में क्या होता है ना, जो गाय भैंस होती हैं उनका जो थन है वो बहुत ज़्यादा सूज जाता है, उसके अंदर सूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं मास्टिटिस के अंदर, इससे बहुत सारे जानवरों की जान भी चली जाती है। तो हम समझेंगे आखिरकार मास्टिटिस क्या है। तो अभी यहाँ पर मास्टिटिस का एक सोल्यूशन निकाला गया है स्टडी के तौर पर, तो इसको यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। इस आर्टिकल को जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ से भी आप लोग लिंक कर पाओगे। आप समझते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो एक स्टडी की गई, उस स्टडी के अंदर बोला गया करक्यूमिन। करक्यूमिन क्या होता है? जो कि हल्दी के अंदर पाया जाता है, जो हमारी टर्मरिक में पाया जाता है वो क्या होता है? करक्यूमिन होता है। तो जो करक्यूमिन कंपाउंड है ना, ये कहीं ना कहीं हमारी गाय भैंसों को बचा सकता है इस मास्टिटिस वाली बीमारी से, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेंशन ये किया जा रहा है, पिछले कुछ समय में एक बीमारी ने बहुत परेशान कर रखा है, वो है लंपी स्किन डिजीज़। उसके अलावा एक दूसरी बीमारी भी बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, वो है मास्टिटिस। मैं आपको बता दूं, मास्टिटिस अभी फरवरी में भी न्यूज़ में था और उससे पहले पिछले साल भी न्यूज़ में था। पिछले साल न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि मास्टिटिस को ठीक करने के लिए एक जेल बनाया गया था, है ना। आपको याद आ रहा होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी, मैंने थंबनेल भी लगाया था इसका। तो एक स्टडी यहाँ पर कंडक्ट करी गई है, कहाँ पे? केरला के थ्रिसुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जहाँ पर डिटेल्स इसको समझा और यहाँ पर उसके बाद में समझने के बाद में ये बताया कि हाँ बिल्कुल हम इस मास्टिटिस को ठीक कर सकते हैं। ठीक कैसे किया जा सकता है? तो ठीक यहाँ पर किया जा सकता है इसके अंदर करक्यूमिन कंपाउंड का इस्तेमाल करके। जो भी आप लोग यहाँ पर चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि अगर आप लोग मस्तिष्क को ठीक करने के लिए कोई भी नेचुरल फाइटोकेमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसके साथ साथ अगर आप उसमें करक्यूमिन भी ऐड कर दोगे ना, करक्यूमिन का भी यहाँ पर इस्तेमाल करोगे एज अ एक्टिव इंग्रेडिएंट, तो यहाँ पर ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। बोला जाता है ना कि हल्दी का कंज्यूम करो, हल्दी को खाओ, हल्दी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आपको बीमारियों से दूर रखेगा, क्योंकि हल्दी के अंदर भी करक्यूमिन ही होता है। तो वही बात बोली गई कि आप करक्यूमिन को ऐड कर दो तो यहाँ पर ये बीमारी को, मस्तिष्क को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि केरला के अंदर स्टडी की जा रही है। और अगर हम लोग बात करें केरला जैसे राज्य की, तो केरला के अंदर 96% जो कैटल्स हैं, जो यहाँ पर गाय भैंस देखने को मिलेंगे, वो क्रॉस ब्रीड्स हैं। तो यहाँ पे जो मास्टिटिस है वो बढ़ने के काफ़ी सारे चांसेस हैं। तो इसको रोकना ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है केरला के लिए। तो ये कदम यहाँ पर केरला के अंदर उठाया गया। क्लियर हुई इन्फॉर्मेशन। लेकिन अब यहाँ पे करंट अफेयर तो ये आपने पढ़ लिया, क्या यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है? देखो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से कोई डायरेक्टली क्वेश्चन बने, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि मास्टिटिस एग्जैक्टली क्या है। आपको अलग से थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन पढ़ना होगा मास्टिटिस के बारे में। देखो ये मैंने पिछले साल आपको पढ़ाया भी था कि रिसेंटली एक नया जेल बनाया गया है, मस्तिराक जेल। जो जेल है ना, ये क्या करेगा? ये मास्टिटिस वाली बीमारी को ठीक करने में मदद करेगा। चलो अब डिस्कस करते हैं कि मास्टिटिस है क्या। बेसिकली मास्टिटिस क्या होता है? जो गाय भैंस की मेमोरी ग्लैंड होती है, जो थन होता है ना, उसके अंदर सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। और ये आप कह सकते हो कि ज़्यादातर कॉमनली देखने को मिलता है। और फिर उसके बाद में वो जो गाय भैंस है वो बहुत परेशान होती है, उसके बाद वो ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन कर नहीं पाती है। और यहाँ पे बोला गया कि बहुत सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया है ना, ये कारण बनते हैं इस मस्तिष्क का। अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया की वजह से मस्तिष्क हो जाता है। अब उस बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए हम उस जानवर को क्या देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। और कभी कभी एंटीबायोटिक इतना ज़्यादा मात्रा में दे दिया जाता है कि वो एंटीबायोटिक काम करना ही बंद कर देता है, और जो वो बैक्टीरिया है ना, वो एंटी माइक्रोबियल बैक्टीरिया बन जाता है गाय भैंसों के अंदर में। यानी कि ऐसा बैक्टीरिया बन जाता है कि अगर उसके ऊपर जितना भी आप लोग दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हो, एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करते रहो, लेकिन उसका कोई भी असर होगा नहीं, ठीक है ना। वो सिचुएशन आ जाती है एक समय बाद, जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन होती है वो। अब यहाँ पे बोला गया
कि मस्तिष्क के पीछे का कारण क्या है। देखो कोई भी फिजिकल इंजरीज भी हो सकती हैं, फिजिकल इंजरी की वजह से भी जो मेमोरी ग्लैंड है उसमें सूजन आ सकती है, या फिर कोई बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से सूजन आ सकती है। बैक्टीरिया जैसे कि फंजाई, यीस्ट या फिर कोई वायरस की वजह से भी यहाँ पर ये मस्तिष्क हो सकता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हुई। तो ये जो इन्फेक्शन है ना, ये जो इन्फेक्शन है ये स्टार्ट होता है और फिर उसके बाद में टीथ कैनाल से गुजरता हुआ मेमोरी ग्लैंड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। ये इन्फेक्शन टीथ कैनाल से गुजरता हुआ मेमोरी ग्लैंड में पूरी तरह से बढ़ जाता है। मैं आपको समझाता हूँ ये टीथ कैनाल क्या है, मेमोरी ग्लैंड क्या है, अभी पिक्चर में देखते हैं। देखो इस प्रकार से यहाँ पर ये थन के अंदर सूजन हो जाती है। देन उसके बाद में यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा पूरा मेमोरी ग्लैंड, ये है टीथ कैनाल। ठीक है ना, अब यहाँ पर टीथ कैनाल ये आपको नज़र आएगा, बिल्कुल थन का निचला हिस्सा। तो यहीं से ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बीमारी है, गुजरती हुई जाकर मेमोरी ग्लैंड के अंदर पूरी तरह से मल्टीप्लाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये थन के अंदर इस प्रकार से सूजन बना देती है। क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो मिल्क की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा डाउन कर सकता है और मिल्क के प्रोडक्शन को काफ़ी कम कर सकता है। अब मिल्क का प्रोडक्शन कम होगा तो जो भी हमारे फार्मर्स, जो भी डेयरी फार्मर्स मिल्क के ऊपर डिपेंडेंट थे, जो जिनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चल रही थी उस दूध को बेचकर, उनकी डायरेक्टली यहाँ पर आप कह सकते हो इनकम के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उनके लाइवलीहुड के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये बात यहाँ पर बोला गया। तो मिल्क का जो प्रोडक्शन है ना वो काफ़ी कम हो सकता है और मिल्क की जो वैल्यू है वो भी काफ़ी कम हो सकती है, न्यूट्रिशियस काफ़ी कम हो सकता है। ये सारे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर बीमारी से, ये बात ध्यान में रखना। बाकी मैंने आपको करक्यूमिन के बारे में बता दिया। करक्यूमिन एक केमिकल कंपाउंड है, ब्राइट येलो कलर का ये देखने को मिलता है। ये कौन से प्लांट में पाया जाता है, करकमा लॉन्गा स्पीशीज़ वाले प्लांट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये इन प्लांट्स के थ्रू प्रोड्यूस किया जाता है, इन प्रजाति वाले प्लांट्स के थ्रू। ठीक है ना, बाकी आप लोग ये देखोगे तो करक्यूमिन हल्दी के अंदर भी पाया जाता है। इनफैक्ट हल्दी के अंदर जो ये पीला कलर है ना वो बेसिकली करक्यूमिन की ही वजह से है। तो हल्दी से भी हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिकली यहाँ पर जो दर्द है ना उसके अंदर आराम देने का काम करता है। कच्ची हल्दी के बजाय अगर आप लोग करक्यूमिन खाओगे तो करक्यूमिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, 30 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है कच्ची हल्दी से, ऐसा यहाँ पर बोला गया। 30 टाइम्स बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है कच्ची हल्दी से। आई होप ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। देन उसके बाद एक और छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर आपको इसी आर्टिकल से कुछ पॉइंट्स जो है ना वो निकाल कर अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना है। कि जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं हेल्थ केयर की भारत के अंदर, तो हेल्थ केयर इतना ज़्यादा तेज़ी से क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, क्या कमियां हैं, तो उस डिसएडवांटेज में कुछ पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको समझाता हूँ क्या है एग्जैक्टली। तो हमारे पास में एक डेटा निकल कर आया है, उस डेटा में बोला गया कि भारत के अंदर जो इंडिया से ट्रेन करी हुई नर्सेस हैं, भारत के अंदर जिन नर्सों को ट्रेन किया गया है ना पैंडेमिक के बाद में, मतलब पैंडेमिक के बाद में क्या, उससे पहले भी जो ट्रेन किया गया है उनकी डिमांड बढ़ गई है। कोरोना का समय ऐसा था, फिर कोरोना के पहले का समय भी ऐसा था जहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल थी। कोरोना में थोड़ी सी दिक्कत होने लगी, हमें अपने हेल्थ केयर के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स नर्सेस की रिक्वायरमेंट पड़ने लगी। और अभी भी सिचुएशन एक ऐसी हो चुकी है जहाँ पर भारत के अंदर बहुत सारी नर्सों की कमियाँ हैं। तो वही बोला गया, नर्सेस की डिमांड जो है इंडिया के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ चुकी है। तो इन नर्सेस का होना ज़रूरी है, तभी हम लोग अपने हेल्थ केयर सिस्टम को और मजबूत कर सकते हैं। मेंशन यहाँ पर किया जाता है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद में हम लोग देख पा रहे हैं नर्सेस की जो डिमांड है वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुई है। ऐसी नर्सेस जो कि भारत में ट्रेन करी गई हैं, भारत में उन्होंने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग लेने के बाद में वो अलग अलग देशों में जाकर सर्व कर रही हैं, जैसे आयरलैंड, माल्टा, जर्मनी, नीदरलैंड, फिनलैंड, यूके, बेल्जियम। तो यहाँ पर इन देशों के अंदर वो सर्व कर रही हैं। तो बेसिकली इंडिया के अंदर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है नर्सेस की। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया बाहर वाली इन नर्सेस को यहाँ पर बुलाना चाहता है कि ये लोग आएँ इंडिया के अंदर सर्व करें पहले। ठीक है ना, बाकी आप देखोगे तो इंडिया सेकंड नंबर पर आता है और फिलीपींस फर्स्ट नंबर पर आता है। किस केस में, जहाँ से सबसे ज़्यादा नर्सेस ट्रेन होकर निकलती हैं, अलग अलग देशों में काम करती हैं। क्यों, क्योंकि उनको बाहर एक अच्छी सैलरी मिलती है और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। इस वजह से यहाँ पर मेंशन किया जाता है कि वो बाहर ज़्यादा मतलब परफॉर्म करना प्रेफर करती हैं। करेंट टाइम पर बात करें, आज के टाइम पर बात करें, तो जो नर्सेस की डिमांड है ना वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है। कहाँ कहाँ पर, एम्बुलेंस सर्विसेज के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर नर्स की सर्विस होती है ना, उसके लिए डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। क्रिटिकल केयर, मेंटल हेल्थ, उसके बाद में यहाँ पर आप कह सकते हो कि जेरियाटिक केयर सेक्टर्स हो गया। तो ये कुछ अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पर नर्सेस की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और नर्सेस का होना भी ऑब्वियसली बात है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पर। लेकिन करेंट टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब है। ओवरऑल जब आप लोग सिचुएशन देखते हो तो केवल 300 नर्सेस को रिक्रूट किया गया था अब्रॉड थ्रू द ODEPC।
यानी कि जो ओवरसीज़ डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रमोशन कंसल्टेंट है ना, इसके तहत केवल और केवल 300 नर्सेस को ही रिक्रूट किया गया था साल 2019-20 में। लेकिन फिर अगस्त 2020 से लेकर अगस्त 2021 में बहुत सारी और भी ऐसी नर्सेस थीं, 420 से ज़्यादा नर्सेस थी जो कि यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया, यूके में पहुंची। अलग अलग देशों में बहुत सारी नर्सेस जा रही हैं काम करने के लिए, और अभी भी यहाँ पर ये जो जाना है ना वो अभी भी बना हुआ है। उसके पीछे का रीज़न क्या है, खुद यहाँ पर नर्स ने मेंशन किया है कि देखो हमें बाहर जो है ना बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, एक अच्छी सैलरी मिलती है, बहुत सारे हेल्थ केयर बेनिफिट्स मिलते हैं, फैमिली वीज़ा मिलता है, बहुत कुछ यहाँ पर चीज़ें हम लोग को यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती हैं अलग से, क्योंकि इंडिया में यहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं। दैट इज़ वाई उनको बाहर जाना पसंद है। इनफैक्ट यहाँ पर एक नर्स ऐसी हैं जिन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, उन्होंने बोला है कि मेरा नाम मत बताना। उन्होंने यहाँ पर ये मेंशन किया कि अगर आप लोग सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखते हो जो हमारी केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, वहाँ पर जो नर्सेस हैं उनका जो टाइम आवर्स है, मतलब जो काम करने का ड्यूरेशन आवर्स है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे लंबे घंटों तक काम करना पड़ जाता है उनको, और जितना काम कर रही है उसके बदले में उनको बहुत कम पेमेंट मिलती है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है, जिस वजह से यहाँ पर ये बाहर जाना पसंद करती हैं। बाहर इनको अच्छी सैलरीज मिलती हैं और जो ड्यूरेशन आवर्स होता है वो यहाँ पर एक नॉर्मल ड्यूरेशन आवर्स होता है, ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं करवाया जाता है। तो ये बात यहाँ पर इन नर्स ने मेंशन करी है। इन्होंने बोला कि मेरा नाम मत बताना, और वैसे ही यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर लिख दिया गया। ठीक है ना। तो आई होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिल चुकी है कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, कहाँ कहाँ पर रिक्वायरमेंट है हेल्थ केयर के अंदर और क्या दिक्कतें नज़र आ रही है। तो यहाँ से कुछ अलग से डेटा मतलब है नहीं, आप इतना ही यहाँ पर पढ़ सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल बहुत रेलिवेंट होने वाला है। हमने कल भी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन आज थोड़ा सा अलग ट्यूबरक्लोसिस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो बात यहाँ पर क्या की जा रही है, जो ट्यूबरक्लोसिस है ना, ये बीमारी ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है देश भर में काफ़ी सारे लोगों को। इनफैक्ट मेंशन ये किया जा रहा है कि जब हम लोग बात करते हैं कि जो माल न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन आप समझते हो यानी कुपोषण, बहुत तेज़ी से माल न्यूट्रिशन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है हमारे देश में। कुपोषण जो है, कुपोषण मतलब एक अच्छा खाना ना मिलना, और इस माल न्यूट्रिशन की वजह से जो टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस वाली बीमारी है ना, ये वर्कर्स के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। और फिर जो वर्कर्स हैं ना, वो जब उनके अंदर उन्होंने खाना नहीं खाया, अच्छा खाना नहीं मिला, उनको माल न्यूट्रिशन की वजह से टीबी हो गया उनको। अब टीबी होने की वजह से यहाँ पे वो जो वर्कर्स हैं वो काम नहीं कर पाते। अब काम नहीं कर पाते तो उनका जो लाइवलीहुड है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, क्योंकि रोज़ाना वो पैसा कमा रहे, रोज़ाना उनका जीवन चल रहा है, लेकिन अब पैसा कमा नहीं रहे तो लॉस ऑफ लाइवलीहुड देखने को मिलेगा। और ये जो डिजीज़ है ना, ये बहुत तेज़ी से बढ़ गई है, और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली लोगों के मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों पे पड़ रहा है, क्योंकि जॉब पर नहीं जा पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, सिचुएशन घर की और ख़राब हो रही है, तो दिमागी स्तर पर एक प्रेशर पड़ रहा है। साथ ही साथ में फिजिकल हेल्थ जो है उनकी वो भी यहाँ पे ख़राब हो रही है, क्योंकि बीमारी की वजह से यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है शरीर के अंदर वीकनेस है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो काम करने के लिए सक्षम नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं। और इसी के चक्कर में आप देखोगे ना, बहुत सारे जो टी गार्डन्स हैं जहाँ पर चाय की खेती होती है, वो खेती अभी यहाँ पर एकदम खाली पड़ी हुई है। वहाँ पर आप कह सकते हो जो ये टी के प्लांट्स हैं वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर होने के बाद में ख़राब होने स्टार्ट हो चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, इसकी वजह से उनकी कटाई नहीं हो पा रही है। तो वो प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनफैक्ट यहाँ पर ये जो आर्टिकल है स्पेशली दार्जिलिंग से लिखा गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हो चुका है। तो वेस्ट बंगाल के अंदर ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है, जो भी हमारे टी सेक्टर वाले स्टेट्स हैं वहाँ पर ये सिचुएशन देखने को मिली है। खासकर नॉर्थ बंगाल के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं, है ना, जो खासकर नॉर्थ बंगाल के गार्डन्स हैं ना, वहाँ पर भी ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है। आई होप आप लोगों को ये पूरा का पूरा इशू समझ में आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखोगे तो अलग अलग लोगों ने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई है कि हाँ हम लोग कितने टाइम से ट्यूबरक्लोसिस को फेस कर रहे हैं। तो लोगों की अलग अलग प्रॉब्लम्स यहाँ पर बताई गई हैं, वो आपको पढ़ना इतना ज़रूरी नहीं है। करना क्या है, अब डायरेक्टली आपको टीबी के बारे में जानना है, ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानना है। आखिरकार ये टीबी है क्या, ट्यूबरक्लोसिस क्या है, कैसे होता है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात जब हम लोग बात करते हैं टीबी की, तो टीबी होता है एक बैक्टीरिया की वजह से, जिसको हम लोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं। ये टीबी इस बैक्टीरिया की वजह से होता है, और ये जो माइकोबैक्टीरिया है ना, ये बिलोंग करता है माइकोबैक्टीरियाई फैमिली को। क्लियर हो गया इन्फॉर्मेशन। देखो कुछ और माइकोबैक्टीरिया, मतलब ये जैसे माइकोबैक्टीरिया की वजह से टीबी हुआ, और इसी माइकोबैक्टीरिया की वजह से और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे कि लेप्रोजी जैसी बीमारियां यहाँ पर लोगों के अंदर बन जाती है। इंसान की अगर हम लोग बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो टीबी है ये ज़्यादातर हमारे फेफड़ों को अफेक्ट करता है, दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादातर फेफड़ों को ये अफेक्ट करता है। जो टीबी वाली बीमारी है बहुत पुरानी है, बहुत पुरानी का मतलब है
300 BC के अंदर इसकी चर्चा की गई है। इजिप्ट के अंदर ये एग्जिस्ट किया करती थी, तो बहुत पुरानी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि इस टीबी वाली बीमारी को ठीक किया जा सकता है, क्यूरेबल डिजीज़ है। ट्रांसमिशन की बात करें तो बिल्कुल ये फैल सकती है। सपोज एक पर्सन यहाँ पर यह है जो कि टीबी से इन्फेक्टेड है, और एक पर्सन यहाँ पर यह है कि जो नॉर्मल व्यक्ति है। और अगर जो नॉर्मल व्यक्ति है वो इस इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आता है, और ये इन्फेक्टेड पर्सन सपोज यहाँ पे इसके आसपास छींक देता है, थूक देता है, तो इससे क्या होगा, जो टीबी वाले जर्म्स है वो उस एयर के अंदर घूम रहे होंगे, और उस एयर के कांटेक्ट में अगर ये नॉर्मल पर्सन आएगा तो उसको भी ये टीबी होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब बात करें अगर हम लोग लक्षण की यानी सिम्टम्स की, तो जो कॉमन सिम्टम्स यहाँ पर आ जाते हैं वो है चेस्ट के अंदर पेन होना, शरीर के अंदर कमज़ोरी होना, वेट लॉस होना, बुखार होना, या रात में काफ़ी पसीना आना। ये काफ़ी सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। टीबी का जो इम्पैक्ट है ना वो बहुत ज़्यादा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया भर के अंदर टीबी का प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। साल 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 87% जो नए टीबी के केसेस हैं ना वो यहाँ पर देखने को मिले थे। 30 कंट्री के अंदर, 30 हायर टीबी बर्डन कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिलेंगे। और ये जो 30 देश हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा टीबी के केसेस हैं, इनमें से 8 कंट्रीज़ तो ऐसी हैं ना, 8 देश तो ऐसे हैं जहाँ पर दुनिया भर में जितने भी टीबी के केसेस हैं उनके 1/3 केस यहाँ पर इन 8 देशों से निकल कर आ रहे हैं। वो 8 देशों में इंडिया भी आता है। इंडिया है, इंडोनेशिया है, चाइना, फिलीपींस, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, साउथ अफ्रीका। ये कुछ ऐसे पर्टिकुलर कंट्रीज़ है जहाँ पर टीबी सबसे ज़्यादा है। अगर हम लोग स्पेसिफिकली भारत की बात करें तो इंडिया के अंदर 1.8 मिलियन के आसपास टीबी के केसेस देखने को मिले थे जनवरी से दिसंबर 2020 में, जबकि पिछले साल ये केसेस थोड़े से ज़्यादा थे, 2.4 मिलियन के आसपास थे। तो यहाँ पर 2020 में थोड़ी सी सिचुएशन कम हुई थी, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अभी भी बहुत सारे केस निकल कर आ रहे हैं टीबी वाले। तो बेसिकली ये बोला गया। और इनफैक्ट टीबी के अंदर सबसे बुरी सिचुएशन कब बनी, 2019 में। 2019 में ना टीबी में भी यहाँ पर एक नई चीज़ निकल कर आ गई, वो थी MDR टीबी और दूसरा था XDR टीबी। ये दोनों ही टर्म्स ध्यान रखना। MDR टीबी मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। मान लो सपोज किसी को ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी है, अब उसको क्या किया जा रहा है, बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, बहुत सारी ड्रग दी जा रही है, ड्रग मतलब बहुत सारी दवाइयाँ दी जा रही हैं, और इतनी ज़्यादा दवाइयाँ दे दी गई एक समय बाद वो जो ट्यूबरक्लोसिस जिस बैक्टीरिया की वजह से हुआ है वो बैक्टीरिया बहुत स्ट्रांग हो गया। वो बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग हो गया कि अब उस बैक्टीरिया के ऊपर किसी भी दवाई का इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है ना। तो वो क्या है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। आप जितने ही बहुत सारे एंटीबायोटिक देते रहो वो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही होता है एक XDR टीबी। XDR मतलब एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोसिस। ये भी बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो, मान लो टीबी एक बैक्टीरिया की वजह से हुआ। अब वो जो बैक्टीरिया है वो इतना मजबूत हो गया है कि आप कितना ही अच्छी से अच्छी एंटी टीबी वाली दवाई दे दो, अच्छी से अच्छी दवाई दे दो जो कि टीबी को ठीक कर जाए, लेकिन अगर ये XDR टीबी हुआ है ना किसी को, तो वो दवाई यहाँ पर उसके बॉडी के ऊपर काम नहीं करेगी। दवाई अगर दोगे भी ना तो वो बैक्टीरिया और ज़्यादा मजबूत होता रहेगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन 2019 में निकल कर आई थी, XDR टीबी और MDR टीबी। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अब टीबी को ठीक करने के लिए हमारे पास में एक वैक्सीन है जिसको हम लोग BCG वैक्सीन के नाम से जानते हैं। जो BCG वैक्सीन है इसको डेवलप किया गया है 2 फ्रेंचमैन के थ्रू। एक का नाम है एल्बर्ट कैलमीट और एक का नाम है कैमली गुरेन। तो इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर आप कह सकते हो कि इस वैक्सीन को बनाया है। कैसे बनाया, जो माइकोबैक्टीरिया बोविस है जिससे टीबी होता है, गाय भैंसों के अंदर टीबी हुआ करता था, इसी वाले माइकोबैक्टीरिया के स्ट्रेन से यहाँ पर इस वैक्सीन को बनाया गया है। ठीक है ना। और इस वैक्सीन का सबसे पहली बार इंसानों के अंदर इस्तेमाल किया गया था 1921 में, 1921 में। भारत के अंदर जो BCG वैक्सीन है ये सबसे पहली बार बहुत कम स्केल पर लेकर आई गई थी। 1948 में एक लिमिटेड स्केल में इसको लेकर आया गया था। बाद में BCG वैक्सीन को नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर ऐड कर दिया गया। ऐसा प्रोग्राम जहां पर हम टीबी को रोकने की बात करते हैं तो उसके अंदर BCG वैक्सीन का इस्तेमाल करने के लिए हम लोगों ने अलाउ कर दिया कि अब BCG वैक्सीन का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। तो BCG जो वैक्सीन है ये बेसिकली आप कह सकते हो बच्चे के अंदर भी रेस्पिरेटरी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ठीक करने में मदद करती है। साथ ही साथ में माइकोबैक्टीरियल डिजीज़ जैसे कि टीबी हो गया, लेप्रोसी हो गया और बोरोलीज अल्सर हो गया, इस प्रकार की बीमारियों को ठीक करने में मदद करता है BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन किसने डेवलप किया है वो सारी बातें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता दी हैं। क्लियर हो गया। तो ट्यूबरक्लोसिस से क्या हो रहा है, करंट अफेयर पढ़ा, उसके बैकग्राउंड का डेटा, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, बहुत रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे कवर करी है। आगे आते हैं। नाउ यहाँ पर आपको 2 आर्टिकल देखने को मिलेंगे। 2 बेसिकली आर्टिकल जो है ना ये टेररिज्म से संबंधित है, आतंकवाद से संबंधित है। अब क्या बात यहाँ पर की जा रही है और इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे
एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है। इन्होंने बोला जो टेररिस्ट हैं, जो आतंकवादी हैं करंट टाइम पर, ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी सोसाइटी को नुकसान पहुंचाने के लिए। और इधर आप देखोगे तो भारत ने यूनाइटेड नेशन के पैनल को बताया है कि साल 2021 के बाद से जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पर जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ चुकी हैं। आतंकवाद वाली एक्टिविटीज़ जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर 2021 के बाद से इंक्रीज़ होती हुई नज़र आई हैं। तो ये सारी बातें कहाँ की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं, मैं आपको समझाता हूँ। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का ही यहाँ पर एक बॉडी है जिसको हम लोग बोलते हैं काउंटर टेररिज्म कमेटी, ठीक है ना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो ये कमेटी की मीटिंग अब की बार इंडिया में हुई है। साल 2001 के बाद बहुत लंबे अरसे बाद भारत के अंदर ये मीटिंग हुई। तो भारत के अंदर जब मीटिंग हुई तो यहाँ पे चर्चा की गई कि कैसे हम लोग टेररिज्म को, आतंकवाद को ख़त्म कर सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। तो उसी को लेकर यहाँ पर आप कह सकते हो ये सारे के सारे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। अलग अलग देशों के लोग यहाँ पर आए हुए हैं मीटिंग के अंदर। आप देख पाओगे हमारे एस जयशंकर साहब भी हैं, साथ ही साथ में अलग अलग देशों से लोग भी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी के मेंबर्स हैं। इनकी मीटिंग दिल्ली में हुई है, ये आपको ध्यान में रखना है। कल ये मीटिंग हुई थी, तो यहीं पर ये सारी की सारी चर्चा की गई है। इनफैक्ट अगर हम इस आर्टिकल को देखें तो बोला ये जा रहा है, हमारे जो लोग हैं ना, इंडिया की साइड से इंडिया की साइड से इस कमेटी से ये बोला गया कि सर अगर आप लोग बहुत पहले का समय देखोगे ना, साल 2008 से लेकर साल 2021 का समय, साल 2018 से लेकर साल 2021 के बीच में जब आप देखोगे तो जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर वाले एरिया पे जो टेरर एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार कम होती हुई नज़र आई हैं। साल 2018 से साल 2021 के बीच में आतंकवादी जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ चल रही थी वो काफ़ी कम हो गई हैं बॉर्डर के ऊपर, ऐसा यहाँ पर बोला गया। लेकिन साल 2021 के बाद से ये टेरर एक्टिविटीज़ बॉर्डर पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, ऐसा इंडिया ने बोला इस कमेटी से। उसके पीछे का रीज़न क्या है, उस रीज़न को समझते हैं। क्योंकि साल 2018 से लेकर साल 2021 के बीच में जब आतंकवादी जो एक्टिविटीज़ कम हुआ करती थी जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर, तो उस समय पर जो पाकिस्तान है वो FATF की ग्रे लिस्ट में था, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में यहाँ पर इस पाकिस्तान को डाल रखा था कि अगर आतंकवादी एक्टिविटीज़ करेगा भी ना तो पाकिस्तान को वार्निंग दी जाएगी। और पाकिस्तान को डर था, और अगर आतंकवादी एक्टिविटीज़ करता तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता था। ब्लैक लिस्ट में ईरान, नॉर्थ कोरिया, म्यांमार जैसे देश आपको जो देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर पाकिस्तान को डर था, जिससे टेरर एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हो गई थी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये निकल कर आई है कि साल 2021 से ही, यानी कि साल 2021 के बाद से ही पाकिस्तान को भनक थी कि अब हम FATF से निकल जाएंगे। किससे? FATF से बाहर निकल जाएंगे। तो हमने देखा पिछले कुछ समय में यहाँ पे बॉर्डर पर जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है वो लगातार इंक्रीज़ हुई हैं। और अब की बार हुआ भी यही कि जो अभी अक्टूबर के महीने में हम चल रहे हैं ना, कुछ दिन पहले की बात है, पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान है बेसिकली उसको FATF से निकाल दिया गया है। पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया है। तो इंडिया यहाँ पर अपनी चिंता व्यक्त कर रहा है कि पाकिस्तान को FATF की आपने ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया। और ये चीज़ यहाँ पे बहुत पहले से चर्चा में थी और पाकिस्तान को पता था कि अब की बार हम ग्रे लिस्ट से बाहर निकल जाएंगे। तो इससे यहाँ पर इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो भी हमारे जम्मू एंड कश्मीर का बॉर्डर है इस पर आतंकवादी वाली एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई नजर आएंगी। वो तो 2018 से 21 तक आतंकवादी एक्टिविटीज़ रुकी हुई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में था और अभी भी कुछ करता तो उसको ब्लैक लिस्ट में भी डाला जा सकता था। लेकिन अब जो है ना, पाकिस्तान को कोई डर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे एक्टिविटीज़ बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि अब वो आने वाले समय है, हो सकता है वापस से पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए। तो वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं, वो सारी बातें बताई गई हैं किसको? CTC को, काउंटर टेररिज्म कमेटी को। तो ये तो हुई हमारी करंट अफेयर की चर्चा। अब हम लोग बात करेंगे कुछ स्टैटिक पॉइंट्स की। क्या है ये आखिरकार काउंटर टेररिज्म कमेटी? आप समझते हैं डिटेल से। कॉन्टेक्स्ट क्या है मैंने आपको बता दिया। भारत ने अभी एक स्पेशल मीटिंग को होस्ट किया है। वो मीटिंग किसकी थी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के काउंटर टेररिज्म कमेटी की। इस मीटिंग को यहाँ पर होस्ट किया भारत ने बहुत लंबे समय बाद। इसकी आखिरी मीटिंग 2001 में हुई थी, 2001 में इंडिया के अंदर हुई थी। उसके बाद से अब 2022 में भारत के अंदर ये मीटिंग हुई है। हमने इस पर्टिकुलर मीटिंग में डिस्कस किया कि करंट टाइम पर जो आतंकवाद है ना वो नए तरीके पे आ चुका है, नए फेस में आ चुका है। नए फेस में क्यों आ चुका है? क्योंकि आतंकवाद को जो फंडिंग मिल रही है वो क्रिप्टो करेंसी से मिल रही है।
तो बेसिकली यहाँ पर एक नया फेस आ चुका है टेररिज्म का, इस चीज़ को हमें ख़त्म करना होगा, इस प्रकार से डिस्कशन किया गया। और इस पूरी मीटिंग का जो थीम है अब की बार वो क्या रखा गया, काउंटरिंग द यूज़ ऑफ न्यू एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ फॉर टेररिस्ट पर्पसेस। यानी कि जो भी यहाँ पर नई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ निकल कर आ रही हैं आतंकवादी के लिए, टेररिस्ट पर्पसेस के लिए, उसको यहाँ पे काउंटर किया जाए। इस प्रकार से थीम अब की बार सीटीसी के अंदर रखी गई थी। सवाल यही उठता है कि सर ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी है क्या? देखो, काउंटर टेररिज्म कमेटी को एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 373 के तहत। अब यहाँ पर इसको पूरी तरह से अडॉप्ट किया गया 28 सितंबर 2001 में, क्योंकि आपको पता होगा इससे पहले साल 2001 में 9/11 यानी कि 9/11 अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, जो 2 बिल्डिंग के अंदर से प्लेन पार हो गया था, याद होगा, ओसामा बिन लादेन वाला, है ना। तो 28 सितंबर 2021 के अंदर क्या हुआ, यही सारी चीज़ें देखकर हमने क्या कर दिया, एक बॉडी बना दी। 9 सितंबर को अटैक हुआ, 28 सितंबर को यहाँ पर एक कमेटी एस्टेब्लिश कर दी गई थी। ना ये जो कमेटी है इसके अंदर टोटल 15 सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं, है ना। यूएनएससी के अंदर टोटल 15 मेंबर्स आपको पता है, 5 तो हमारे परमानेंट मेंबर्स हैं, चाइना, रशिया, फ्रांस और यूके और यूएस, बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं जो कि 2 साल तक रहते हैं हमारी जनरल असेंबली में। तो ये 15 के 15 मेंबर्स जो है ना इस कमेटी का हिस्सा है, जो कि डिस्कशन करते हैं कि कैसे हमें आतंकवाद को ख़त्म करना चाहिए। और अब की बार भी ये डिस्कशन हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बोल दिया स्टार्टिंग में, शायद मैंने ये बोल दिया था एक मीटिंग 2001 में इंडिया में हुई थी, ऐसा नहीं है। पहली मीटिंग आपको ये देखने को मिलेगी भारत में, मतलब जब ये बॉडी बनी थी 2001 में, तब से अभी तक कोई मीटिंग इंडिया में नहीं हुई है। और ये पहली बार अभी 2022 के अंदर अक्टूबर के महीने में, यानी कल के दिन ये मीटिंग हुई थी, ठीक है ना। तो ये बात यहाँ पे ध्यान में रखना। ये था हमारा छोटा सा आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। उसके बाद एक छोटा सा आर्टिकल है, देखो यार यहाँ पर कुछ ज़्यादा है नहीं, बोला ये जा रहा है कि जो चाइना है ना वो लगातार अपने एरिया में रोड को डेवलप कर रहा है, जो खासकर लद्दाख का ऑपोजिट वाला रीजन है ना, वहाँ पे रोड्स को डेवलप कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेज़ी से डेवलप कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बना रहा है। हालांकि अभी हमने रिसेंटली एक चीज़ ये भी देखी थी कि गोगरा जो हॉट स्प्रिंग वाला रीजन है वहाँ पर डिसएंगेजमेंट हुआ है। जो चाइना और इंडिया के जो ट्रूप्स हैं ना, जैसे भारत की आर्मी हो गई और चाइना की ट्रूप्स हो गए, ये आमने सामने खड़े थे, स्टैंड ऑफ चल रहा था 2020 से। लेकिन अभी क्या हुआ है, यहाँ पर ये जो लोग हैं ये सब पीछे पीछे हट गए हैं, है ना। तो एक डिसएंगेजमेंट यहाँ पर किया गया था, वो बात यहाँ पर मेंशन की जा रही है कि डिसएंगेजमेंट भी यहाँ पर हो चुका है कुछ एरियाज़ में। लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि जो चाइना है वो लगातार बहुत सारे एरिया में अपना जो काम है वो बढ़ाता जा रहा है, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है, रोड्स को डेवलप कर रहा है, अपनी रोड को चौड़ी कर रहा है। काफ़ी सारी रोड है जो कि चौड़ी कर दी गई है। यहाँ पर अब बोला गया स्प्रिंग मोबदा ला रोड एक ऐसी रोड देखने को मिलेगी जिसको चौड़ा कर दिया गया, 5 मीटर से 13 मीटर तक इसको कर दिया गया है। तो अपनी तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहा है। ये आपने यहाँ पर ज़्यादा खास तरीके से नहीं जानना है, आपको बस खाली मैपिंग में जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC है, उसके आसपास के एरियाज़ को बस खाली अच्छे से देख सकते हो। बाकी वर्ल्ड सेक्शन पर आएंगे तो दुनियादारी में क्या चल रहा है, दुनियादारी में कोई खास बात नहीं है जो कि आपके पढ़ने लायक हो। बाकी आज के आखिरी पेज पर आएंगे तो साइंस एंड टेक का पेज। आपको पता होगा हर संडे जो है ना कोई भी एडिटोरियल नहीं आता, तो एडिटोरियल नहीं आता तो क्या आता है, साइंस एंड टेक का पेज आता है। तो साइंस एंड टेक पर एक छोटा सा आर्टिकल है, छोटा सा तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा आर्टिकल है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर बात की गई है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। अब एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन भी किया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। तो साल्मोनेला एक बीमारी है, फूड बॉर्न डिजीज़ है। क्या है? फूड बॉर्न डिजीज़, यानी कि आप खाना खा रहे हो, जो खाना बैक्टीरिया से कॉन्टेमिनेटेड है, उसके अंदर बैक्टीरिया है, तो उससे यहाँ पर साल्मोनेला बीमारी होने के पूरे चांसेस हैं। और मैं आपको बता दूँ साल्मोनेला इस बार न्यूज़ में भी था आज से 2-3 महीने पहले। क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि एक लड़की की मृत्यु हुई थी, उसने शवरमा खा लिया था, है ना, याद होगा, शवरमा की वजह से उसकी मृत्यु हुई थी। तो एक आर्टिकल था, मैंने आपको पढ़ाया था, तो जो न्यूज़ पढ़ाई है वो याद रहती है। अब उस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में क्या पढ़ना है वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो उस न्यूज़ के कॉन्टेक्स्ट में से ये न्यूज़ है ना, तो साल्मोनेला जो बीमारी है ना, इसको ठीक करने का एक नया तरीका निकाल लिया है। तो एक नया तरीका निकाल लिया, वही यहाँ पर समझाया गया। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सल्मोना क्या है मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। जो सल्मोनेला है ना, ये बेसिकली मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का मतलब समझते हो, मैंने आपको बताया भी था कि एक ऐसी बीमारी है कि अगर यहाँ पर आप इस बीमारी के ऊपर बहुत सारी दवाइयाँ
खर्च करोगे दवाइयाँ, मतलब आप कह सकते हो बहुत सारी दवाइयाँ लोगे इसको ठीक करने के लिए, तो वो दवाइयों का असर भी कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उस दवाइयों के प्रति यहाँ पर ये अपनी इम्यूनिटी को डेवलप कर चुका है। जो दवाइयाँ हैं ना वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेंगी इस साल्मोनेला के ऊपर, मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट हो चुका है। कितना ही ड्रग का इस्तेमाल करो कोई इस पर यूज़ नहीं होगा, यहाँ पर कोई इसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब क्या सोल्यूशन निकाला गया? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो कैसे हम इस बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे बोला गया, ये जो बैक्टीरिया है, जैसे बैक्टीरिया होता है इसके बदले में एंटीबायोटिक दी जाती हैं, और एंटीबायोटिक से एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंट बन जाता है। यानी ज़्यादा दवाइयाँ दोगे तो एक टाइम बाद दवाइयाँ काम करनी बंद कर देंगी, दवाइयों का असर कुछ भी नहीं होगा। और दवाइयाँ दोगे और अगर एक्स्ट्रा ऊपर से और देते रहोगे तो उससे यहाँ पर वो जो बीमारी है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होती रहेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया कि जो आउटर मेम्ब्रेन है जो बैक्टीरिया का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में। यानी जो सल्मोनेला आपको देखने को मिल रहा है ना, अब जो सल्मोनेला देखने को मिला है, जो बीमारी देखने को मिली, इसमें जो बैक्टीरिया है उसका जो बाहर का मेम्ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। आउटर मेम्बर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इस आउटर मेम्ब्रेन की वजह से ये पूरा बैक्टीरिया जिंदा है। अगर हमने आउटर मेम्ब्रेन को ख़त्म कर दिया तो इस बैक्टीरिया को ठीक किया जा सकता है, इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जो आउटर मेम्ब्रेन है ना, ये बेसिकली एक प्रोटीन है, और ये जो प्रोटीन है ये क्या करता है, ये एंटीबायोटिक का इस्तेमाल रोक देता है। मतलब ये जो बैक्टीरिया है इसके आउटर मेम्ब्रेन पर एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं ओम्पा। क्या बोलते हैं? ओम्पा। ये यहाँ पर बोला गया है। तो आउटर मेम्ब्रेन जो है ना वो ओम्पा है। तो अगर यहाँ पर इस आउटर मेम्ब्रेन को ही ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि यही आउटर मेम्ब्रेन क्या हो रहा है ना, दवाई का असर होने से रोक रहा है, तो इस आउटर मेम्ब्रेन को ख़त्म कर दिया जाए तो सल्मोनेला को ठीक किया जा सकता है। तो वही बोला जा रहा है कि भैया हम आउटर मेम्ब्रेन को ख़त्म कर सकते हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन है ना ओम्पा, इसको हम लोग सल्मोनेला में ख़त्म कर सकते हैं, और इससे क्या होगा, जैसे आउटर मेम्ब्रेन ख़त्म हुआ सल्मोनेला का रुकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और वो आउटर मेम्ब्रेन कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसके लिए दो अलग अलग यहाँ पर दवाइयों को डेवलप करा गया है। वो एक है सेफ्टाजिडेम और एक का नाम है मेरोपेनेम। तो ये दो प्रकार की ड्रग आपको देखने को मिलेंगी, जिससे बाहर का इस बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन तोड़ा जाएगा, वो टूटेगा तो यहाँ पर सल्मोना पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ये क्या करता है, ये जो दवाइयाँ ये क्या करेंगी, ओम्पा को ख़त्म कर देंगी। ओम्पा को ख़त्म कर देंगी तो ओम्पा को ख़त्म करने के बाद में क्या होगा, जो आपका एंटीबायोटिक आप खा रहे हो ना उसका असर होना स्टार्ट होगा, और इससे यहाँ पे जो सल्मोनेला है ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो सेफ्टाजिडेम है इसकी हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्टिंग कर ली है चूहों के ऊपर। पहले एक चूहे को लिया, उसको यहाँ पर इन्फेक्ट किया गया इस ओम्पा वाले से, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये दवाइयाँ दी गई, और दवाइयाँ देने के बाद में देखा कि वो जो ओम्पा है ना वो बेसिकली यहाँ पर टूट गया और सल्मोनेला यहाँ पर ठीक हो गया। तो ये बेसिकली यहाँ पर आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं इस इन्फेक्शन को ठीक कर सकता है, सल्मोनेला इन्फेक्शन को। तो दवाइयाँ कौन सी है मैंने आपको एग्जैक्टली बता दी हैं। तो इस प्रकार की यहाँ पर एक स्टडी यहाँ पे की गई है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? चलो फिर अब हम लोग बात करते हैं सल्मोनेला की एग्जैक्टली यहाँ पर यह है क्या। तो सल्मोनेला बेसिकली एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, यानी कि ये पूरा का पूरा ग्रुप है बैक्टीरिया का, और इसी को हमें तोड़ना होता है। इसका आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन से बना होता है, वो मैंने आपको समझा दिया है। तो एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे फूड बॉर्न डिजीज़ होती आती हैं, यानी कि खाने के अंदर अगर ये जो डिजीज़ है ना, अगर ये खाने के अंदर ये बैक्टीरिया देखने को मिलेगा, अगर ये आपके बॉडी में चले जाए तो इससे आपको भी यहाँ पर बीमारी हो सकती है। तो एक फूड बॉर्न इलनेस है, इसको हम लोग सल्मोनेलोसिस के नाम से भी जानते हैं। अब ये कैसे फैलती है, तो देखो एक एस्टिमेशन, एक स्टडी की गई है यूएस सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के थ्रू। इन्होंने बताया जो सल्मोनेला है ना इसकी वजह से 1.2 मिलियन के आसपास लोग बीमार पड़ते हैं, और 23,000 के आसपास यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, और उसके बाद में 450 डेथ होती हैं हर साल अमेरिका के अंदर। इतना खतरनाक सिचुएशन है इस सल्मोनेला का। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस निकलते हैं फूड से, यानी कि गंदा खाना खाने की वजह से यहाँ पर ये सल्मोनेला ज़्यादातर होता है लोगों को। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर सल्मोनेला को आइडेंटिफाई भी किया कि जो आज के टाइम पर डायरिया वाली बीमारी है ना, इसमें सबसे ज़्यादा सल्मोनेला ही यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न है, और ये गंदा खाने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, लक्षण क्या हैं? तो लक्षण के अंदर नौसिया, डायरिया, बुखार हो गया, एब्डोमिनल क्रैम्प होने लगेंगे। जैसे आपको इन्फेक्शन हुआ उससे 12 से 72 घंटे बाद ये सारे लक्षण देखने को मिल जाते हैं। और बोला ये जाता है कि कभी कभी जिसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है ना, वो इस बीमारी को बिना किसी ट्रीटमेंट के भी अपने आप ठीक कर सकता है। ये जो बीमारी है
4 से 7 दिनों में मतलब आप कह सकते हो लोग रिकवर हो जाते हैं बिना किसी ट्रीटमेंट के। लेकिन सिचुएशन कब ख़राब होती है, जब सपोज़ यहाँ पर ये बीमारी किसी बच्चे को हो गई है जिसकी उम्र 5 साल से कम है, अगर उसको ये सल्मोनेला इन्फेक्शन हो गया है तो ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। या फिर एक बूढ़ा व्यक्ति है, या फिर बच्चा हो, या फिर बहुत बूढ़ा व्यक्ति हो जिसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, बच्चे का भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर है और बूढ़े का भी इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, तो इससे यहाँ पर इन लोगों के ऊपर ये जो इन्फेक्शन है वो बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। बाकी इन्फेक्शन फैलता कैसे, बैक्टीरिया फैलता कैसे है, देखो बोला यह जाता है सल्मोनेला जो बैक्टीरिया है ना, ये ज़्यादातर डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के अंदर पाया जाता है। जो हमारे जानवर होते हैं, पालतू जानवर और जंगली जानवर, इनके अंदर पाया जाता है। और खासकर जो फूड एनिमल्स होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो कि खाए जाते हैं, उनके अंदर ही पाया जाता है। जैसे पोल्ट्री हो गया, जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि मुर्गे वगैरह हो गया, उसके बाद में पिग्स हो गया, कैटल हो गया, या फिर पेट्स के अंदर ही पाया जाता है, कैट, डॉग, बर्ड, टर्टल्स के अंदर ही पाया जाता है। तो जैसे सपोज़ यहाँ पर चिकन वगैरह खाया जो कि पोल्ट्री के अंदर में आ रहा है, तो इसके अंदर मान लो सल्मोनेला बैक्टीरिया है, तो इससे क्या होगा, बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा, और बॉडी के अंदर पहुँच जाएगा तो इससे यहाँ पर क्या होगा, आपको काफ़ी सारे नुकसान होंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपने अगर उसके ऊपर बहुत सारी एंटीबायोटिक्स ले ली हैं और वो और ज़्यादा मजबूत हो चुका है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो चुका है, तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए यहाँ पर एक नया तरीका है, वो दवाई के बारे में मैंने आपको एग्जैक्टली बता दिया है, ठीक है ना। तो ये था इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। बाकी आपको पता होगा संडे में एक फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चन का पेज आता है, उस पेज पर कुछ भी नहीं है काम का, क्योंकि वो पेज वही है जो कि पूरे सप्ताह में इंपॉर्टेंट खबरों को कवर किया गया। जैसे गूगल के ऊपर पेनल्टी लगाई गई, वो सारे आर्टिकल वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो उसमें कुछ खास चीज़ नहीं है। नाउ फाइनली हम लोग यहाँ पर अपने सेशन को एंड करते हैं। अच्छा, एक आर्टिकल ये भी है, इस आर्टिकल के बारे में आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, राजीव चंद्रशेखर साहब, इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि आईटी रूल्स को हम अमेंड करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स के अंदर हम चेंजेस करेंगे, और चेंजेस जो भी होंगे इससे क्या होगा, जो वेब है वो और ज़्यादा सेफ़ होगा, वो और ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो सेफ़ हो सकता है। क्योंकि अभी यहाँ पर मेंशन ये किया जाता है कि ट्विटर, फेसबुक जो है ना, ये प्लेटफॉर्म्स को रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स को लेकर आया गया था। और कुछ और भी रूल्स इसके अंदर हम लोग चेंजेस करने वाले हैं, ताकि यहाँ पर हम लोग एक ग्रीवेंस रेड्रेसल मैकेनिज्म रखेंगे। लोगों को जो भी यहाँ पर परेशानी होगी इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, उनकी परेशानियों को सुनवाई की जाएगी। तो अभी अमेंडमेंट होगा, ये तो अमेंडमेंट होगा, चेंजेस होंगे, वो सब यहाँ पर मेंशन करा जाएगा, तो आगे हम लोग समझेंगे। तो ये अमेंडमेंट होगा, ये इंश्योर करेगा कि जो प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, जैसे कि ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, ये आपके फंडामेंटल राइट्स को रिस्पेक्ट करें। ऐसा ना हो कि आपके फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जाए इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, ठीक है ना। नाउ अब हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चन के आंसर को देख लेते हैं। 2008 का ये क्वेश्चन था, माल्टा कहाँ पर स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, मेडिटेरेनियन सी के बीच में आपको ये माल्टा देखने को मिल जाता है। नाउ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।